नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले हैं एरोमेटिक एमिनो में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। आप लोग जानते हो कि एरोमेटिक एमिन्स के अंदर अपन क्या लेंगे, एनिलीन की बात करते हैं कि एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आप लोग ये भी जानते हो कि जो एरोमेटिक एमिन होते हैं उसमें जो एनिलीन होता है उसका जो NH2 ग्रुप होता है, ये जो NH2 ग्रुप है तो अपन बोलते हैं इसका +M प्रभाव या +R प्रभाव लगता है। उसकी वजह से इस रिंग की सक्रियता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सक्रियता बढ़ जाती है। अपन ने नाइट्रो ग्रुप लगाया था तो अपन बोलते थे रिंग डीएक्टिवेट हो जाती थी और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दे रही थी। जबकि यहाँ पर क्या होता है, NH2 समूह की +M और +R प्रभाव के कारण सक्रियता बहुत अधिक हो जाती है। और आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मैंने बात भी की होगी, जहाँ तक है इसकी क्षारीयता की बात की थी, वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताई थी। तो इसकी जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें अपन देखते हैं कि जो माइनस चार्ज है वो दोनों ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर आ जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी दोनों ऑर्थो और पैरा स्थिति है वो इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन धनी। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुड़ेगा? तो अपन बोलेंगे ऑर्थो और पैरा पे जुड़ती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एमिनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। लिखो आप लोग, एरोमेटिक एमिनो में उपस्थित एमिनो समूह, एरोमेटिक एमिनो में उपस्थित एमिनो समूह NH2 समूह, उपस्थित एमिनो समूह +M व +R प्रभाव के कारण, +M व +R प्रभाव के कारण, +M व +R प्रभाव के कारण, +M व +R प्रभाव के कारण बेंजीन वलय की सक्रियता को बढ़ा देता है। बेंजीन वलय की सक्रियता को बढ़ा देता है। अर्थात बेंजीन वलय की दोनों ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक हो जाता है, जिससे एमिनो समूह का व्यवहार ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब देखो इसमें बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी अपन को मिले हैं। एमिनो समूह उपस्थित होने की जो कमियां हैं वो भी अपन को मिली है। तो आप लोग लिख सकते हो इसमें, एमिनो समूह में निम्नलिखित कमियां हैं। एमिनो समूह में निम्नलिखित कमियां हैं। अब क्या कमियां हैं? देखो ये बोला जाता है कि जो एमिनो समूह है उसकी वजह से बेंजीन की जो सक्रियता वो इतनी बढ़ जाती है। अगर अपन को इसका नाइट्रेशन करवाएं, सल्फोनेशन वगैरह करवाएं या हेलोजिनेशन करवाएं, अपन बोले हेलोजिनेशन करवाएं, हेलोजनीकरण करवाएं, तो अपन को जैसे मोनोप्रतिस्थापी उत्पाद चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें मोनोप्रतिस्थापी की जगह बहुप्रतिस्थापी उत्पाद मिल जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। फिर इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो NH2 ग्रुप होता है ना, उसको अपन एसिल क्लोराइड के साथ प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे इसकी सक्रियता कम हो जाती थी। और सक्रियता कम होने के बाद जब इसका अपन मोनोहेलोजनीकरण करवाते थे वो आसानी से हो जाता था। तो आप लोग लिखो, निम्न कमियां हैं। पहली लिखो, एरिल एमिनो में एमिनो समूह की सक्रियता के कारण, एरिल एमिनो में एमिन समूह की सक्रियता के कारण, एरिल एमिनो में एमिन समूह की सक्रियता के कारण बहुप्रतिस्थापन, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, बहुप्रतिस्थापन हो जाता है, बहुप्रतिस्थापन हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो। अब इसको अपन को जैसे बहुप्रतिस्थापन को मोनोप्रतिस्थापन में चेंज करना, तो पहले अपन का एसिलेशन करवाते हैं, एसिलीकरण करवाते हैं। तो लिखो आप लोग इसमें, अतः यदि, सेकंड पॉइंट लिखो, अतः यदि एरिल एमिनो में केवल अतः यदि
एरिल एमिनो में केवल एक प्रतिस्थापन की ही आवश्यकता होती है तो एक प्रतिस्थापन की ही आवश्यकता होती है तो एक प्रतिस्थापन की ही आवश्यकता होती है तो पहले इसका एसिलीकरण द्वारा एसिलीकरण द्वारा एमाइड समूह में परिवर्तन कर लेते हैं। पहला इसका एसिलीकरण द्वारा एमाइड समूह में परिवर्तन कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अपन ने एमाइड में कन्वर्ट कर लिया तो ये बोला जाता है जो एमाइड होता है ना वो भी सक्रियता को बढ़ाते हैं, बट एमिनो ग्रुप की अपेक्षा कम बढ़ाते हैं क्योंकि उसके अंदर CO ग्रुप और होता है। इसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी उससे कम होगी एमिनो समूह की वजह से। एमिनो समूह के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो आप आगे लोग लिखो इसी में, हालांकि एमाइड समूह सक्रिय कारक तथा ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी है। हालांकि एमाइड समूह सक्रिय कारक तथा ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी है, परंतु एमिनो समूह की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसका कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का समीपवर्ती कार्बोनिल समूह के साथ विस्तानीकरण होता है। देखो यहाँ पर ऐसा क्या होता है, इसमें जो जैसे अपन एमिन में तो बेंजीन के अंदर वो करवाते हैं, जब एमाइड ग्रुप आ जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, डिलोकलाइजेशन हो जाता है, विस्तानीकरण हो जाता है। देखो इधर इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये इधर थोड़ा बहुत व्यस्त हो जाता है एमिनो समूह, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से ये रेजोनेंस कर लेता है। लिख लो इसको, एमिनो समूह का विस्तानीकरण हो जाता है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगली रिएक्शन है, वीडियो को रोक के देख लेना। देखो मैं तो भाई जल्दी जल्दी करवाऊंगा ना। ब्रोमोनीकरण, फर्स्ट इसका ब्रोमोनीकरण या हेलोजिनेशन अपन करवा सकते हैं। यहाँ पर हेलोजिनेशन कर लिख सकते हो आप। फर्स्ट रिएक्शन है ब्रोमोनीकरण। तो ये बोला जाता है एनिलीन का जब ब्रोमोनीकरण करवाया जाता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाती है अपन को, मतलब बहुप्रतिस्थापन हो जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, इस बहुप्रतिस्थापन को रोकने के लिए जो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, उसको एसाइलिक कारक द्वारा एसाइलेशन कर देते हैं, उसका एसिलीकरण कर देते हैं, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और फिर अपन जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी ब्रोमोनीकरण। लिखो इसमें, एनिलीन का ब्रोमोनीकरण कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होती है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होती है। ये लो 1 2 3 4 6, मतलब दोनों ऑर्थो और दोनों पैरा स्थितियों पर क्या लग जाता है, इसमें ब्रोमीन समूह लग जाता है। इसको अपन बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो, हमारा तो काम हो गया है। रोक के देख लेना। लिखो आगे, अतः एमिनो समूह बेंजीन वलय को इतना अधिक सक्रिय कर देता है। अतः इसके नीचे लिखना था, अतः एमिनो समूह बेंजीन वलय को इतना अधिक सक्रिय कर देता है कि ब्रोमोनीकरण ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर होकर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर होकर त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है।
प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है। त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है। तो हो गया। अब अपन को क्या करवाना है, इसका हेलोजिनेशन करवाना है। त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है, यहां तक लिख लिया। इसके बाद लिखो बेटा, मोनो प्रतिस्थापन के लिए एमिनो समूह को एसिलीकरण द्वारा सुरक्षित करते हैं। मोनो प्रतिस्थापन के लिए एमिनो समूह को एसिलीकरण द्वारा सुरक्षित करते हैं, एसिलीकरण द्वारा सुरक्षित करते हैं, जिससे बेंजीन वलय की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे बेंजीन वलय की सक्रियता कम हो जाती है। ये तुम्हारा एनिलीन है, NH2 बेटा यहाँ पे है ना, NH2। यहाँ पर इसको अपन एसिली कारक CH3 COCl HCl निकालेंगे, NH COCH3 एमाइड ग्रुप। अब यहाँ पर ये जो बन गया, अब इसमें क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब अपन इसका आगे क्या करवा देंगे, ब्रोमिनेशन करवा देंगे, तो अपन को जो मनचाहा प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। इसमें Br2 की रिएक्शन करवाते हैं तो अपना जो मुख्य उत्पाद है वो मिल जाता है, और इसमें पैरा पे जाके ब्रोमीन लग जाता है। और इसका लास्ट में अपन जब हाइड्रोलाइसिस करवा लेते हैं तो यहाँ वापस अपन को क्या, इसका डीप्रोटेक्शन हो जाता है। यहाँ पर तो अपन ने प्रोटेक्शन किया, अब अपन क्या करवा दे, वापस NH2 ग्रुप इंसर्ट करवा देते हैं, तो उसको हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाता है। तो देखो इसका अपन क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, अम्ल उत्प्रेरक जलापटन, जिससे ये वापस इसका डीप्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है, और अपन को क्या मिल जाती है, पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाता है इससे, पैरा ब्रोमो एनिलीन। और ये जो ऊपर वाला यौगिक है, इसका जो नाम है वह है पैरा ब्रोमो एसिटेनलाइड। इसका क्या नाम है बच्चों, पैरा ब्रोमो एसिटेनलाइड, एसिटेनिलाइड ये। और इसका अपन डीप्रोटेक्शन करके क्या बना लेते हैं, पैरा ब्रोमो एनिलीन बना लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मेरे साथ ले लिया होगा आप लोगों ने आराम से। अब अगली रिएक्शन है नाइट्रीकरण। क्या है बच्चों, नाइट्रीकरण। देखो नाइट्रीकरण के बारे में कुछ बातें समझ लो आप लोग। नाइट्रेशन हेडिंग डाल दो। इसमें ये बोला जाता है कि जब एनिलीन का नाइट्रीकरण करते हैं अपन ये भी जानते हैं कि जो HNO3 होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो ये एनिलीन का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण भी कर देता है, तो इसका प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अब इसमें दो तरह से रिएक्शंस होती है, जैसे अपन बोलते हैं कि NH2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है, तो प्रोडक्ट में मिलना चाहिए ऑर्थो और पैरा। बट इसमें क्या होता है कि जब HNO3 और H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर पहले H+ आ जाता है। HNO3 और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो H+ आएगा और H+ इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, जिससे ये जो एनिलीन है ना इसमें कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में, एनिलीनियम आयन के अंदर। और आप लोगों को पता है जो एनिलीनियम आयन होता है ना वो क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप करने वाला। अब विड्रॉइंग करेगा मतलब रिलीजिंग ग्रुप की जगह विड्रॉइंग होने लग गया। यहाँ पर तो ऑर्थोपरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, जबकि जो NH3 ग्रुप होता है एनिलीनियम आयन होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, अब जैसे यहाँ पर ये एनिलीनियम आयन बन गया। अब इस एनिलीनियम आयन में अपन लेके आए कौन, इलेक्ट्रोफाइल NO2+। अब कहाँ जाएगा NO2+, भैया इसको एक ही NH3 मेटा डायरेक्टिव होगा तो ये बोलेगा मेटा पे जा, और तो ये मेटा पे जाके प्रोडक्ट बनाता है इस तरह से NH3+, और ये NO2 कहाँ पे लग जाता है, मेटा पे। अब इसको अपन क्या करते हैं, बेस के साथ बैलेंस करवा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है वापस, और वापस क्या मिल जाता है अपन को, एनिलीन मिल जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। क्या बन जाता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने नाइट्रीकरण।
अब इसके बाद में ये हुआ, अब अपन क्या करते हैं, अगर ऑर्थो और पैरा चाहिए मुझे तो मैं क्या करता हूँ, इसका पहले एसिलीकरण करवाता हूँ, प्रोटेक्ट हो जाएगा, इस ग्रुप की सक्रियता कम हो जाएगी, फिर अपन क्या करते हैं HNO3 और H2SO4 लेके आते हैं, तो वहाँ पर फिर ऑर्थो और पैरा प्रोटेक्ट अपन को मिल जाता है। तो लिखो इसमें आप लोग, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, इस कारण नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, इस कारण यह एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के साथ साथ, स्पीड कम कर लेना, प्लेबैक स्पीड पे जाके 0.75 कर लेना, मेरी स्पीड कम हो जाएगी। नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, इस कारण यह एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के साथ साथ ऑक्सीकरण भी कर देता है, इस कारण यह एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के साथ साथ ऑक्सीकरण भी कर देता है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, नाइट्रीकरण की परिस्थितियों में, नाइट्रीकरण की परिस्थितियों में एमिनो समूह, नाइट्रीकरण की परिस्थितियों में एमिनो समूह, जो NH2 समूह होता है इसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रीकरण की परिस्थितियों में एमिनो समूह, एमिनियम समूह, किसमें, एमिनियम समूह NH3+, एमिनियम समूह में परिवर्तित होकर, एमिनियम समूह में परिवर्तित होकर एनिलीनियम आयन बनाता है, एमिनियम समूह में परिवर्तित होकर एनिलीनियम आयन बनाता है, एमिनियम समूह में परिवर्तित होकर एनिलीनियम आयन बनाता है, जो बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों को, जो बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों को, जो बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों को इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के लिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के लिए निष्क्रिय बना देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के लिए निष्क्रिय बना देता है, निष्क्रिय बना देता है, जो बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों को इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के लिए निष्क्रिय बना देता है। अतः नाइट्रीकरण मेटा स्थिति पर हो जाता है, अतः नाइट्रीकरण मेटा स्थिति पर हो जाता है, अतः नाइट्रीकरण मेटा स्थिति पर हो जाता है। जल्दी से लिख लो आप लोग इसको, नाइट्रीकरण मेटा स्थिति पर हो जाता है, ये जो रिएक्शन है इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। ये एनिलीन था अपना, इससे पहले क्या बनता है HNO3, यहाँ से H+ आएगा तो H+ को एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन में बदल गया, तो इसकी प्रकृति चेंज हो गई। अब नाइट्रीकरण कहाँ होगा, NO2, पहले सोच रहा था ऑर्थो पैरा पे चलेंगे, पता चला यहाँ पर H+ आ गया, NH3 बना दिया, अब कहाँ जाएगा भैया, मेटा पे जा, तो मेटा पे जाता है, फिर यहाँ पर अपन इसको उदासीनीकरण करके लास्ट में अपन मेटानाइट्रो एनिलीन में चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखो, अतः एनिलीन के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर नाइट्रीकरण के लिए, अतः एनिलीन के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर नाइट्रीकरण के लिए एमिनो समूह को पहले सुरक्षित किया जाता है, एमिनो समूह को पहले सुरक्षित किया जाता है। क्या करते हैं, पहले प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, देखो इधर, देखो यहाँ पर पहले एनिलीन को अपन CH3COCl, तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन HNO3 और H2SO4 लेके आते हैं, HNO3 और H2SO4, तो अब क्या होगा, जो नाइट्रीकरण होगा वो ऑर्थो व पैरा स्थिति पर हो जाएगा, किस पे, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, और इसमें बोला जाता है पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है। क्या बनेगा, पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा, H2SO4 नाइट्रीकरण, और साथ में ऑर्थो भी बन जाता है। ठीक है, दिख तो रहा होगा। अब क्या करते हैं अपन, इसके बाद में इसका वही वापस NH2 जो NH ग्रुप होता है इसका जल अपघटन करवा लेते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। इसका अपन जल अपघटन करवाएंगे H3O+ में,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? एनिलीन के अंदर। तो इससे क्या बन गया अपना पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये अधिक मात्रा में बनता है, एक तरह से अपन बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट, अधिक मात्रा में। यहाँ पर भी इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, ये कम मात्रा में बनता है बट इसको लिख लेना पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये है अपना मेटा नाइट्रो सॉरी ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, वो लेस और ये ज़्यादा मोर, एक तरह से माइनर और ये मेजर। ठीक है, तो ये अपनी नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, लिख लेना रोक के। अब अगली हेडिंग डाल दो आप लोग सल्फोनीकरण। क्या डालोगे नाइट्रीकरण की जगह? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, देखो सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण में अपन क्या बोलते हैं कि ये बोला जाता है एनिलीन की अभिक्रिया जब अपन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो पहले क्या होता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जैसे NH2 है, इसकी अपन फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2SO4 टूट जाता है H+ और HSO4- में, तो यहाँ पर ये बन जाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट NH3+, और इसको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट देने के लिए इधर आ गया HSO4-, इसको बोला जाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको जब गर्म कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है बच्चों? गर्म कर दिया जाता है। गर्म करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है H2O, और ये कन्वर्ट हो जाता है NHSO4- में, NHSO4- में, और इसको अपन बोलते हैं सल्फामिक अम्ल। NHSO3H हुआ, सॉरी NHSO3H, ये किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फामिक अम्ल में, सल्फामिक अम्ल। अब आप लोगों ने प्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ी होगी, प्रिस पुनर्विन्यास। तो प्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया की तरह इसमें क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रीअरेंजमेंट। इसको अपन बोल सकते हैं फेनिल सल्फामिक अम्ल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फेनिल सल्फामिक अम्ल। अब इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होकर अपन को प्रोडक्ट मिलता है, दोनों मिल जाते हैं। अपन ये बोल सकते हैं इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। अब रीअरेंजमेंट होने के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये। अगर लो टेम्परेचर पर रीअरेंजमेंट करवा देते हैं लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये जो है ना ग्रुप NH2SO3H, ऑर्थो पे अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इस टेम्परेचर पर इसको रीअरेंज करवाते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर ये फेनिल सल्फामिक अम्ल है, इसको पुनर्विन्यास होता है यहाँ पर, है ना, पुनर्विन्यास। तो ये मिल जाता है बच्चों इसमें NH2SO3H। ये ऑर्थो है, ये पेरा है, इसको अपन बोलेंगे ऑर्थो सॉरी पेरा वाले को बोलेंगे पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और वो हो गया तुम्हारा ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्रोडक्ट बन गया इसमें। आप लोग लिखो जल्दी जल्दी, सल्फोनीकरण के अंदर अभिक्रिया लिखिए, सल्फोनीकरण, और इसमें लिखिए जब एनिलीन की अभिक्रिया सदुम H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन देख लें लास्ट में करवाई जाती है, तो पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अथवा सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अथवा सल्फानेलिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया निम्न चरणों में होती है।
यह अभिक्रिया निम्न चरणों में होती है। देखो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि एनिलीन की अभिक्रिया फ्यूमिंग H2 सुपर के साथ करते हैं तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेनिल सल्फामिक अम्ल मिलता है, जहाँ जो अलग अलग टेम्परेचर पर रीअरेंज होकर, जैसे 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रीअरेंज होकर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये अपनी अभिक्रिया सल्फोनीकरण। मेरे हिसाब से आप लोगों को बातें समझ में आई होगी, आई होप, है ना। और नोट्स बना ही रहे होंगे आप लोग, अच्छी बात है। इसके बाद अपन कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक वाइक कर दिया करो भाई लोगों, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करो चाहे मत करो।